हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हम लोग कुछ डायलेक्ट्स ऑफ यूपी के बारे में बात किए थे। बेसिकली लैंग्वेजेस के बारे में बात किए थे, जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कौरवी के बारे में, ब्रज के बारे में, कन्नौजी के बारे में, बुंदेली के बारे में, अवधी के बारे में, भोजपुरी के बारे में और बघेली के बारे में। ठीक है, ये 6 से 7 रीजन है जहाँ पे आपके ये सब भाषाएं बोली जाती हैं। तो आज हम इन सभी डायलेक्ट्स के बारे में, इन सभी भाषाओं के बारे में हम अच्छे से समझेंगे कि इनकी खासियत क्या है। तो सबसे पहले आता है खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी की भी कहते हैं। ठीक है, कौरवी। तो द ओरिजिनल नेम ऑफ खड़ी बोली इज़ कौरवी। तो खड़ी बोली का वास्तविक जो नाम था वो कौरवी है। और इसे जो नाम ये दिया था, ये राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। हिंदी के एक प्रसिद्ध विद्वान हैं, उनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। तो उन्होंने इसे कौरवी नाम दिया था। अगर रीजन की बात करें तो मैंने पहले भी जैसा बताया था कि जो आपका रीजन है खड़ी बोली का, वो आप एक बार फिर से मैप में देख लीजिए। आप चाहे तो मैं जूम कर दे रहा हूँ। राइट, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़, गाज़ियाबाद, संभल, थोड़ा थोड़ा और रामपुर। तो एक्चुअली में ये शो कर रहा है कि संभल का ये जो रीजन है जहाँ पे रेड रेड शो कर रहा है, वहाँ पे कौरवी बोली जाती है। बाकी के जो ऑरेंज ऑरेंज पोर्शन आपको दिख रहा है, वो आपका ब्रज भाषा का इलाका है। ठीक उसी तरह अगर मैं बात करूँ रामपुर का, तो रामपुर में जो ऑरेंज ऑरेंज या येलो येलो आपको दिख रहा है, वो आपका ब्रज भाषा का इलाका है। जबकि जो बाकी बचा रेड है, वो आपका कौरवी भाषा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि इन दोनों में थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो अगर वापस से मैं खड़ी बोली पे आता हूँ, तो ये जो है खड़ी बोली रीजन, जैसा कि मैंने बताया, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, शामली है, अमरोहा है, संभल है, मुरादाबाद है, और रामपुर है। ठीक है, गाज़ियाबाद भी है। तो ये सब ऐसे इलाके जहाँ पे कौरवी भाषा बोली जाती है, या जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं। अगर इसकी रचना के बारे में बात किया जाए, तो प्रिय प्रवास इस भाषा की सबसे पहली रचना मानी जाती है। और अमीर खुसरो जो है, वो इस खड़ी बोली के सबसे पहले कवि माने जाते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो। अब अगर बात मैं करूँ अगर ब्रज भाषा की, तो ब्रज भाषा के बारे में आप थोड़ा सा और जान लीजिए कि ब्रज भाषा का जो सबसे पहले एरिया है, एरिया ऑफ एक्सपेंशन, आप मैप के ज़रिए आप समझ सकते हैं। तो ब्रज भाषा आप ये यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, ये आपका गौतम बुद्ध नगर है, ये आपका अलीगढ़ है, मथुरा है, आगरा है, फिरोज़ाबाद है, हाथरस है, अलीगढ़ है, बुलंदशहर है, बदायूं है। ये आपका थोड़ा बहुत ये आपका एरिया जो है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, संभल है, और ये बरेली है, एटा है, कासगंज है, मैनपुरी है। तो ये आपके जो एरिया हैं, वो आपके ब्रज भाषा के क्षेत्र पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके ब्रज भाषा के एरिया हो गए। आगरा, मथुरा, फिरोज़ाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली, ये सब आपके ब्रज भाषा के क्षेत्र हो गए। ये जो है रीतिकाल में, हिंदी में कई सारे कालखंड आते हैं, तो एक कालखंड है रीतिकाल। तो ये उस काल में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था ब्रज भाषा। और ये तराई क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और इसे वहाँ पे तराई क्षेत्र को बुक्सा कहा जाता है। ठीक है,
बुक्सा अगर बात करें तो बुक्सा, डांगी, अंतर्वेदी और भरतपुरी ये इसके कुछ सब डायलेक्ट्स माने जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रज भाषा का क्षेत्र। फिर आता है बुंदेली। तो अब अगर इसके बात करें तो ये जो डायलेक्ट है ये आपका बुंदेलखंड रीजन से रिलेटेड है। और अगर इसके रीजन की बात करें तो झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, औरई, महोबा, ये सब आपके इसके एरिया पड़ते हैं। आप अगर मैप के ज़रिए भी आपको दिखाऊं तो ये आप मैप में देखिए, ये आपका बुंदेली क्षेत्र है जो काला काला क्षेत्र है। ये आपका जालौन हो गया, ये झांसी हो गया, ये ललितपुर हो गया, ये महोबा हो गया और ये हमीरपुर हो गया। ठीक है, तो ये आपका बुंदेली भाषा का क्षेत्र हो गया। फिर अगर बात करें हम तो अब आता है आपका बुंदेली की बात कन्नौजी। तो ये जो जिन इलाकों में बोला जाता है ये आपका है इटावा हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, हरदोई हो गया, पीलीभीत हो गया और कानपुर। ठीक है, मैप के ज़रिए आपको दिखाता हूँ। तो वापस से मैप में आता हूँ मैं। तो ये आपका कन्नौजी का जो हरा हरा इलाका है ये आपका कन्नौजी भाषा का क्षेत्र है। ये आपका पीलीभीत है, ये आपका शाहजहाँपुर है, ये हरदोई है, ये फर्रुखाबाद है, ये कन्नौज है, इटावा है और यह है कानपुर देहात और कानपुर नगर। तो ये आपके एक्चुअली में कानपुर जो क्षेत्र बताता है तो कानपुर देहात और कानपुर नगर दोनों आता है। ठीक है, तो कन्नौजी में कन्नौजी जो भाषा है वो कन्नौज में तो बोली ही जाएगी, तो ये तो जाहिर सी बात है। इसके अलावा इटावा, औरैया, हरदोई, शाहजहाँपुर और पीलीभीत है। तो ये आपका हो गया कन्नौजी भाषा का क्षेत्र। इसके बाद जो हमारा फोकस है कन्नौजी के अलावा वो है अवधी। तो अवधी के बारे में बात करें तो अवधी ये आपका है। तो इसके जो रीजन है ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में बोला जाता है। तो कानपुर हो गया, उन्नाव हो गया, लखनऊ हो गया, बाराबंकी हो गया, रायबरेली हो गया, सीतापुर हो गया, है ना। इसके अलावा फतेहपुर हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, अयोध्या हो गया, गोंडा हो गया, प्रयागराज हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, सुल्तानपुर हो गया और जौनपुर और मिर्ज़ापुर। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़े काफ़ी बड़े ज़िलों में, काफ़ी बड़े इलाकों में फैला हुआ है। ठीक है, और अगर आप इसको मैप से भी देखें तो मैप में इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, ये पर्पल वाला जो क्षेत्र दिख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है बाकियों के मुकाबले अगर देखा जाए तो अगेन यहाँ पे देखिए ये खीरी हो गया, ये सीतापुर हो गया, बहराइच हो गया, ये श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर का कुछ एरिया हो गया, ये बाराबंकी है, ये अयोध्या है, लखनऊ है, उन्नाव है, फतेहपुर है, प्रतापगढ़ है, कौशाम्बी है, प्रयागराज है। ठीक है, और ये संत कबीर नगर है, ये जौनपुर हो गया। तो और ये आपका अंबेडकर नगर हो गया। ये सब एरिया जो पड़ता है ये सब आपका बेसिकली अवधी क्षेत्र का, अवधी भाषा क्षेत्र का पड़ता है। तो ये काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है। और क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ये जो मध्य यूपी का जो क्षेत्र है ये पहले यहाँ पे नवाब ऑफ अवध का रूल हुआ करता था। ठीक है, और नवाब ऑफ अवध के टाइम पे 2 राजधानियाँ हुआ करती थी जिसका नाम है जिसमें से एक तो फैज़ाबाद थी और दूसरी बाद में हो गई लखनऊ। तो इन दोनों में तो मेन कोर एरिया यही दोनों हैं। इसके अलावा इसके आसपास के जो क्षेत्र पड़ते हैं जैसे अयोध्या की अगर बात करें तो गोंडा हो गया, बाराबंकी आप मान सकते हैं, सुल्तानपुर हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, बहराइच हो गया, और ये सब तो ये आपके सुल्तानपुर भी आप मान सकते हैं। तो ये सब इसके इर्द गिर्द हो गया। अब अगर लखनऊ की बात करें तो सीतापुर हो गया, खीरी हो गया, उन्नाव हो गया, रायबरेली हो गया, फतेहपुर हो गया, ये सब आपके ये
अवधी भाषा के क्षेत्र है। इसके अलावा जो बाकी सब क्षेत्र है ये सब इसके एक्सटेंशन माने जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अवधी भाषा का क्षेत्र जहाँ पे अवधी बोली जाती है। इसके बाद आता है बघेली भाषा। तो बघेली जो आपका है, अच्छा इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं अवधी भाषा के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो थोड़ा सा और इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो अवधी जो बेसिकली है आपका ये अगर हम इसके साहित्यिक रचनाओं के बारे में बात करें तो ये ट्रेडिशनली अवधी कंसिस्ट ऑफ लिटरेरी वर्क्स ऑफ सूफी पोएट्स, वेयर एज लिटरेरी वर्क अवधी कंसिस्ट रामचरितमानस रिटन बाय गोस्वामी तुलसीदास। पारंपरिक रूप से अगर मैं बात करूँ तो अवधी जो थी वो सूफी कवियों के रचनाओं पे आधारित थी, जबकि जो बोलचाल में जो अवधी भाषा का इस्तेमाल था वो उसका इस्तेमाल लिखने के दौरान रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने किया है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जिसके बारे में आपको बता देना चाहिए। फिर इसके अलावा एक फैक्ट और है कि इट इज़ ऑल्सो स्पोकन इन फिजी। फिजी एक देश है, वहाँ पे इस भाषा को वहाँ पे बोला जाता है जो कि अवधी है। फिर उसके अलावा गहोरा और जुदार अवधी के कुछ उप भाषाएँ मानी जाती हैं, ठीक है। तो सब डायलेक्ट्स हैं अवधी के ये। फिर इसके बाद आता है बघेली की। तो बघेली को बताते हैं। बघेली तो बघेली जो आपका पड़ता है एरिया, ये आपका सोनभद्र पड़ता है, प्रयागराज पड़ता है, बांदा पड़ता है और फतेहपुर पड़ता है और हमीरपुर पड़ता है। तो ये आपका बघेली का क्षेत्र पड़ जाता है। मैप के ज़रिए आप समझिए, मैप के ज़रिए अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका मैप है। तो ये आपका जो डार्क ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है ये आपका बघेली पड़ता है। जैसे बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, ये थोड़ा सा एरिया हमीरपुर का हो गया और ये सोनभद्र का हो गया। तो ये आपका बघेली भाषा का क्षेत्र पड़ जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आखिर जो भाषा बचती है हमारी वो है भोजपुरी। ये आपका भोजपुरी। तो भोजपुरी जो भाषा है ये अगर मैं बात करूं तो दिस डायलेक्ट इज स्पोकन इन द रीजन ऑफ वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, चंदौली, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर इत्यादि। तो इन शहरों में, इन ज़िलों में ये भोजपुरी भाषा चलती है। मतलब ये ऐसे एरिया हैं जहाँ जो मोर और लेस बिहार से बॉर्डर टच करते हैं, ठीक है, या उसके आसपास के एरिया पड़ते हैं। तो ये आपका भोजपुरी हो गए। अगर बात करें तो भोजपुरी हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स इन द हिंदी बेल्ट। हिंदी पट्टी में अगर बात करें तो भोजपुरी जो भाषा है उसके सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उन भोजपुरी भाषा को बोलने वालों की। अगर बात करें भोजपुरी शब्द के इस्तेमाल की तो इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल रेमंड ने किया था, ठीक है। और भारत के अलावा अगर मैं बात करूं तो भोजपुरी जो है ये कुछ अन्य देशों में भी बोली जाती है। जैसे आपका बात करूँ सूरीनाम हो गया, फिजी हो गया, मॉरिशस हो गया, हाँ गयाना हो गया और ट्रिनिडाड और टोबैगो। तो ये ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पे भोजपुरी भाषा बोली जाती है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये आपका भोजपुरी भाषा के बारे में कुछ चीज़ें होंगी जो आपको जाननी चाहिए। आप अगर नक्शे मैप के ज़रिए अगर समझना चाहें तो ये जो पिंक वाला जो क्षेत्र आपका है ये आपका भोजपुरी का एरिया पड़ता है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये आपका सिद्धार्थ नगर हो गया, ये आपका बस्ती हो गया, संत कबीर नगर हो गया,
अम्बेडकर नगर भी हो गया। और फिर इसके बाद अगर बात करें, आजमगढ़ हो गया, जौनपुर हो गया, वाराणसी हो गया, और फिर ये आपका हो गया संत रविदास नगर, ठीक है, यानी भदोही, मिर्ज़ापुर, चंदौली, कुछ हद तक सोनभद्र, गाज़ीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, कुशीनगर। तो ये आपके जो हैं, ये आपके भोजपुरी के एरिया पड़ गए जो आपके मैंने आपको बताए थे। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हिंदी साहित्य के बारे में, तो हिंदी साहित्य जो होता है तो ये आपका हिंदी लिटरेचर के बारे में आ गया। मुंशी इंशाअल्लाह खान ऑफ लखनऊ और लल्लू जी ऑफ आगरा और सदा सुख लाल नैया जी ऑफ प्रयाग आर नोन फॉर द डेवलपिंग हिंदी फॉर प्रैक्टिकल प्रोज राइटिंग। तो कहा जाता है कि मुंशी इंशाअल्लाह खान जो कि लखनऊ से थे, आगरा के लल्लू जी और सदा सुख लाल निया जी जो कि प्रयागराज से थे, इन्होंने हिंदी को लिखने के पर्पज़ के इरादे से इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। फिर अगर मैं बात करूं तो इसके संरक्षण की, तो राजा लक्ष्मण सिंह ऑफ इटावा और राजा श्री शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस के जो थे, इन्होंने हिंदी भाषा को या हिंदी साहित्य को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया था। तो ये हिंदी साहित्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हिंदी साहित्य में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ युग जो कुछ काल आते हैं, कुछ टाइम फ्रेम आता है, कुछ जिसे हम कहते हैं कि जिन जिन कालखंडों में हिंदी भाषा का विकास होता है। तो सबसे पहला जो युग हमें देखने को मिलता है वो है आपका रीतिकाल। हालांकि जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है वो तो भारतेंदु युग है, लेकिन रीतिकाल सबसे पहला युग है, ठीक है। तो रीतिकाल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको अगर बताऊं तो रीतिकाल जो है, इसका विकास जो है एक काव्यात्मक एक्सप्रेशन के जरिए, मतलब एक पोएटिक एक्सप्रेशन के जरिए हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ को अहमियत दी जाती थी वो था रस, श्रृंगार, गुण, ध्वनि, नायिका, भेद। इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ इस काल में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था। अब हम रीतिकाल के बारे में बात करें तो कुछ फेमस कवि हुए हैं रीतिकाल के। जैसे अगर मैं बात करूँ तो बिहारी जो थे वो मथुरा से थे, चिंतामणि कानपुर से थे, मती राम जो थे वो भी कानपुर से ही थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भिखारी दास जी जो थे वो प्रतापगढ़ से आप कहते थे। पद्माकर जो थे वो आपके बांदा के थे। और सूती मिश्रा जो थे ये आगरा से थे आपके। सुरती मिश्रा, सॉरी नॉट सूती मिश्रा, सुरती मिश्रा आपके आगरा से थे। श्रीधर उपाध्याय आपके प्रयागराज से थे। और बेनी प्रवीण जो थे वो आपके लखनऊ के थे। और ये सभी लोग आपके रीतिकाल के कुछ प्रमुख कवि रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस काल में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। और इनकी जो काव्यात्मक शैली का जो लिखने का तरीका रहा है वो 20वीं सदी तक भी कायम रहा है। तो देखा जाए तो काफ़ी बड़ा रोल था इनका हिंदी साहित्य में। इसके बाद जो काल आता है वो हिंदी के विकास में वो आता है भारतेंदु युग। जाहिर सी बात है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो भारतेंदु युग में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे इनका काफ़ी ज़्यादा रोल था। इन्होंने इस युग की स्थापना की थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी को एक नई भाषा के रूप में एक विकास किया था। इस काल में इनके अलावा बालकृष्ण भट्ट जो कि प्रयागराज से थे, राधा मोहन गोकुल जो कि आगरा से थे, काशीनाथ खत्री प्रयागराज से, राधा कृष्ण दास बनारस से, श्रीनिवास दास मथुरा से,
प्रताप नारायण मिश्रा कानपुर से और तोताराम वर्मा अलीगढ़ से इन्होंने हिंदी साहित्य को काफ़ी ज़्यादा लोक प्रचलित किया था। ठीक है, इसके बाद जो काल आता है वो आपका आता है छायावाद। छायावाद के मतलब काल में अगर बात करें तो छायावाद एक काफ़ी ज़्यादा प्रमुख माना जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ आती है वो है आपके सांस्कृतिक पुनर्जागरण की, यानी कल्चरल रिनाइंसा की। यहाँ पे एक इमेजिनेशन की बात आती है और मानवता की बात आती है छायावाद की। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा इस काल के कुछ प्रमुख नाम थे। हालांकि सिर्फ यही नहीं थे, इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त थे, जयशंकर प्रसाद थे और भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब बहुत ही फेमस इस काल के पोएट रहे हैं, यानी कि कवि रहे हैं। मेन बात करें तो इसका विकास प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र से होता है। और मैथिली शरण गुप्त जो हैं ये आपके जो कि झांसी से थे अपने विविध और अपने विविधताओं से इस शैली को काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बनाया। छायावाद अपने जिसे कहते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि एक तरीके का एक मानक सेट करने के लिए फेमस था। और यहाँ पे भाषा को संगठित किया गया और इसे जो है देशभक्ति, राष्ट्रवाद और नए विचारों के साथ इसे सम्मिलित किया गया। तो ये आपका मैं अगर बात करूँ तो ये छायावाद की विशेषताएं थी। महावीर प्रसाद सरस्वती के बारे में कहा जाता है कि महावीर प्रसाद सरस्वती हेल्ड इन इट्स डेवलपमेंट। तो अब अगर कुछ रचनाओं के बारे में बात करूं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध जो थे, इन्होंने सीता के साकेत लिखा था, राधा प्रिय प्रवास लिखा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध ने। वहीं मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो साकेत की सीता नाम की इन्होंने रचना लिखी थी। और जयशंकर की तो क्या ही बताएं, इनकी प्रसिद्ध कामायनी किताब थी ये। तो ये आपकी जो है छायावाद से जुड़े हुए कुछ अन्य भी चीज़ें थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सुमन और मालती की सेवा सदन और प्रेमचंद की गोदान, ये पूरी तरह से यथार्थवाद को शो करती थी, जो कि छायावाद से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये आपके हो गए कुछ काल हिंदी खंड के। तो ये आपके छायावाद आ गया। फिर इसके बाद कुछ अगर मैं बात करूँ तो उर्दू साहित्य के बारे में, तो उर्दू के बारे में अगर मैं बताऊँ तो उर्दू में 3 महान कवि हुए हैं जिनका नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। गालिब हो गए, मीर हो गए और नज़ीर अकबराबादी हो गए। नज़ीर अकबराबादी जो है इनका जन्म आगरा में हुआ था। इसके अलावा मैं बात करूँ तो अवध के नवाब जो थे आसिफ उद्दौला, वो खुद एक उच्च कोटि के उर्दू के कवि थे। और अगर उर्दू के ड्रामा राइटर्स की बात करूं तो वाजिद अली शाह ने राधा कन्हैया का किस्सा और आगा हसन लखनवी ने इंद्र सभा नाम का एक उर्दू में नाटक की रचना की थी। ठीक, तो ये हो गया आपके नाटक की। इसके अलावा मैं बात करूं तो रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, सुरूर जहानाबादी, मौलाना मोहम्मद अली गौहर, नौबत राय नज़र और हसरत मुहानी असगर गोंडगी, ये सब आपके उर्दू के कुछ मशहूर पोएट्स थे, मशहूर कवि थे जो आपके उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। ठीक है, प्रोज में अगर बात करें तो मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर जो कि लखनऊ से थे, उन्होंने उर्दू के प्रथम मतलब गद्य खंड लिखने का काम किया था। इन्होंने
फसान ए अजायब नाम की एक प्रोज की कहानी लिखी थी, ठीक है। और ये अवध के जो नवाब थे, नवाब नसीरुद्दीन हैदर के दौर में इन्होंने ये काम किया था अपने, ठीक। तो इस तरह से हमने उर्दू साहित्य के बारे में कुछ चीज़ें जान ली। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे यहाँ के मेले हो गए, यहाँ के उत्सव हो गए, यहाँ पे क्या क्या उत्सव, यहाँ पे क्या क्या कौन कौन सा मेला लगता है साल भर में, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।